थोड़ा सा खामोश, 10-12 स्लाइडें, ज्यादा नहीं है, ठीक है। उम्मीद है कि 1 घंटे के अंदर पूरी हो जाएंगी, ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने डिक्शनरी स्टार्ट की थी और डिक्शनरीज के बारे में थोड़ा पढ़ना शुरू किया था, और बेसिक ऑपरेशंस ऑफ डिक्शनरीज, द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट, सेट्स और डिक्शनरीज में क्या होता है, वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया। अभी कुछ और ऑपरेशंस हैं डिक्शनरी के ऊपर जो हमने फोकस में लाने, जिसके अंदर हमारे पास फिर मेजरली आ जाता है कि डिक्शनरी को हम चेंज कैसे करें, इसको हम ऐड कैसे करें, इसको हम रिमूव कैसे करें, वगैरह वगैरह। तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं जो डिक्शनरी के बारे में समझना हमारे पास लाजमी है, और फिर कुछ 1-2 प्रोग्राम्स हैं इसके डिक्शनरी के ऊपर कि हम उनके ऊपर किस तरह से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो हमारे पास चीज आ जाती है वो है कि चेंज डिक्शनरी आइटम्स। ये कल भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। जब डिक्शनरी हम बनाते हैं तो अगेन उसके अंदर हमारे पास स्टैंडर्ड वेरिएबल आ जाता है, मैंने कह दिया ठीक, करली ब्रैकेट्स दिए, की वैल्यू पेयर के तहत डेटा दे दिया। हमने पहले कहा हुआ है कि डिक्शनरी चेंजेबल है क्योंकि इसका हमारे पास इंडेक्स मौजूद है। हम कहते हैं कि इंडेक्स हमारे पास की है। अब यहाँ पे लफ्ज हम इंडेक्स नंबर नहीं कह रहे, हम इंडेक्स एज अ की रेफर कर सकते हैं, या सिंपली जो नॉर्मली कहा जाता है की कहा जाता है। तो क्योंकि मेरे पास की मौजूद है तो उस की को पुकार के मैं उसका वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। तो मैं कह दूंगा भाईजान डिक्शनरी उठाओ, स्क्वायर ब्रैकेट्स, अब नोट करो कि हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं। फिर हमने कहा यार स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने यहाँ पे वैल्यू दे दी की। तो जो इंडेक्स आता है नॉर्मली 1 2 3 इंडेक्स नंबर की जगह पे अब हमने उसको दे दिया की। तो यहाँ पे हमारे पास ईयर आ गया जो एक्चुअली ये वाला की था। तो हमने कहा कि यार ये जो की है इसके अगेंस्ट में जो वैल्यू है ना, अब उसको आप तब्दील कर दो 2018। तो वो जब आप प्रिंट कराओगे उसको तो अब वो पूरी की पूरी वैल्यू हमें चेंज करके, तो सिंपली वैल्यू को चेंज करना इसके अंदर इस तरीके से बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि हमें की पता है तो हम उस की को बुला के, फॉर एग्जाम्पल नेम करेक्शन करनी है तो मैं सिंपली क्या करूंगा कि किसी भी की को बुलाएंगे नेम का, और नेम को बुला के हम कह देंगे भाई इसकी जो की है आप वो तब्दील कर दो। तो हमें अपडेट करना, मॉडिफाई करना, चेंज करना बहुत आसान हो जाता है डिक्शनरी के अंदर। लिस्ट हुआ तो हमें इंडेक्स नंबर, अब हमें नहीं पता यार इस इंडेक्स नंबर पे डेटा कौन सा है, तो वो पता करना पड़ता है, वो उसको चेक करना पड़ता है यार कौन सी इंडेक्स को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे सीधा हम की को बुलाते हैं, उस की वैल्यू को चेंज कर दिए। तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन हमारे पास ये आ जाता है कि आप इजीली डिक्शनरी को बुलाओ, कोई स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर की लिखो, इज इक्वल्स टू उसकी वैल्यू दो, डेटा आपके पास चेंज हो जाएगा। उसके बाद फिर दूसरा तरीका हमारे पास आ जाता है अपडेट मेथड का, ठीक है। अपडेट मेथड से भी आप किसी भी की वैल्यू को अपडेट कर सकते हो। तो उसका तरीका कार्य होता है कि अब आप मेथड कॉल करना है तो बेसिकली यहाँ पे वेरिएबल दिया, डॉट लगा के मेथड को बुलाया, मेथड बुलाया हमने अपडेट वाला, अपडेट का क्योंकि मेथड है तो ये स्क्वायर राउंड ब्रैकेट्स आ जाएंगे, और इसको फिर हमने करली ब्रैकेट्स के अंदर वो वैल्यू दे दी जो मुझे चेंज करनी। तो ईयर को हमने तब्दील करना था, इजी कॉलन 2020 करना है, तो अब ये मैंने इसको अपडेट की वैल्यू दे दी। अब बेसिकली इसको मैं कह रहा हूं कि वैल्यू चेंज नहीं हो रही, समझो अपडेट हो रही है। तो उसको मैंने पूरी की और वैल्यू पेयर के साथ इंफॉर्मेशन पास कर दी। क्योंकि ये की और वैल्यू के साथ वैल्यू जा रही है इसीलिए यहाँ पे करली ब्रैकेट्स के साथ भी डेटा दे रहा है। एक प्रीवियस था जहां पे डायरेक्टली वैल्यू आप चेंज कर दो, वो भी वैलिड है। अक्सर सिचुएशंस में हम पूरे की और वैल्यू दोनों को अपडेट करते हैं, तो यहां पे हम कहते हैं कि यार ये रही की, ये एज इट इज सेम रहनी चाहिए ताकि उसको पता चले कि मैं इस की को चेंज कर रहा हूं, कॉलन उसकी वैल्यू दे दी, तो जो वैल्यू होगी हमारे पास वो तब्दील हो जाएगी। तो की एज इट इज सेम रही, कॉलन वैल्यू उसके हमारे पास आउटपुट में तब्दील होकर आ जाएगी। तो अपडेट मेथड है, उसके थ्रू भी हम जो है ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं डिक्शनरी के ऊपर, और डिक्शनरी के अंदर जो डेटा है उसको हम आराम से तब्दील कर सकते हैं। इसी तरीके से ऐड आइटम्स, तो कोई भी नया आइटम डिक्शनरी के अंदर ऐड करना है तो उसके लिए भी हमारे पास इजीली वही तरीका है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाई, उसके अंदर हमने 3 एलिमेंट्स रखे, ब्रांड कॉलन फोर्ड, मॉडल कॉलन मस्टैंग, ईयर कॉलन 1964। तो ये हमने उसके अंदर 3 आइटम्स डाल दिए डिफॉल्ट। अब मुझे अगर इसके अंदर एक चौथा आइटम डालना है मुझे,
तो हम सिंपली करेंगे भाईजान दिस डॉट डिक्शनरी, कलर में जाओ, इज इक्वल्स टू रेड असाइन कर दो। अब यहां पहली चीज कि यार कलर तो मौजूद ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट ब्रांड मॉडल और ईयर है। क्योंकि कलर मौजूद नहीं है तो पाइथन हमने ऑलरेडी कहा कि बहुत फ्लेक्सिबल है, उसको वो डेटा मौजूद नहीं है तो वो उसको ऑटोमेटिकली उसमें ऐड कर देगा। खत्म। अब ये समटाइम्स अच्छा भी है और समटाइम्स प्रॉब्लमेटिक भी है। अगर आपने गलती से की स्पेलिंग गलत कर दी, ये वही तरीका है चेंज वाला, लेकिन आपने गलती से वैल्यू चेंज गलत स्पेलिंग गलत कर दी, सॉरी, तो ये उसको अगर वर्ड नहीं मिले तो उसको लगेगा कि आप इंसर्ट करना चाह रहे हो, तो ये एक्चुअली वैल्यू इंसर्ट कर देगा। इसीलिए थोड़ा सा इसमें हम केयरफुल रहते हैं कि यार अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक या किसी तरीके से यहाँ पे सी मौजूद है कलर, लेकिन वो सी छोटा था आपने बड़ा कर दिया, वहां COLR है, यहाँ पे COLOUR कर दिया आपने, अगर वो सेम की उसको नहीं मिली अपडेट करते वक्त तो उसको लगेगा कि आप अब इंसर्ट कर रहे हो, क्योंकि दोनों का एक्चुअली तरीकेकार एग्जैक्टली सेम। इसमें थोड़ा सा फिर हमें केयरफुल लेना पड़ेगा कि फॉर एम आई अपडेटिंग और इंसर्टिंग, अपडेट है तो की मुझे पता होनी चाहिए, मैं वही की यूज करूंगा। अगर मैं इंसर्ट ही कर रहा हूं तो फिर वो की नहीं आएगी। समटाइम्स ये होता है कि वो की ऑलरेडी डेटाबेस में मौजूद होती है और हम न्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो रिमेंबर इसमें डुप्लीकेट हमारे पास अलाउ नहीं है, डुप्लीकेट की अलाउ नहीं है, तो वो नया इंसर्ट नहीं करेगा, पुरानी वाली को अपडेट कर देगा। इस हिसाब से भी हमें फिर थोड़ा सा केयरफुल लेना पड़ता है, क्योंकि ये एरर जनरेट नहीं करेगा। ठीक, अमूमन डेटाबेस में हमारे पास जब हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो फिर हम वैलिडेशन करते हैं। यहां पे कॉन्सेप्ट आ जाता है डेटा वैलिडेशन का। डेटा वैलिडेशन का मतलब ये हुआ कि बिफोर आई अपडेट, आई चेंज, आई इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड, मैं वैलिडेट करूंगा कि वो डेटा वहां पे जाने लायक है, मैं वैलिडेट करूंगा कि क्या वो डेटा ऑलरेडी मौजूद तो नहीं है, मैं वैलिडेट करूंगा क्या ये डुप्लीकेट तो नहीं हो रहा या किसी डेटा को मैं ओवरराइट तो नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल। तो ये सारे हम ऑपरेशंस चेक करते हैं बेसिकली। इन अदर वर्ड्स, आप एक वेबसाइट पे जा रहे हैं और आप अपना अकाउंट बना रहे हैं अपने ईमेल एड्रेस से, शायद 2 साल पहले आपने पहले बनाया हो, आपको याद नहीं हो, जब आप दोबारा वही ईमेल एड्रेस देते हो तो आपको मैसेज दे देता है कि यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये अमूमन हर किसी के साथ बहुत दफा किसी भी वेबसाइट पे जाए तो वो वैलिडेट करते हैं कि जब नया यूजर साइन अप होता है तो जो ईमेल एड्रेस वो दे रहा है क्या वो मेरे पास ऑलरेडी डेटाबेस में मौजूद है या नहीं। तो बिफोर आई इंसर्ट दैट न्यू रिकॉर्ड, बिफोर आई साइन अप हिम फॉर द न्यू रिकॉर्ड, आई विल वैलिडेट कि क्या ये भाईजान पहले मौजूद है या नहीं है। अगर मौजूद है तो उसको मैंने मैसेज दे दिया कि हजरत आप पहले से ही मेरे सिस्टम में मौजूद हो, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, आप सिर्फ लॉग इन कर दो। लेकिन अगर वो मौजूद नहीं है तो अब मैं इंसर्ट करूंगा। तो अब यहां पे तो हमने डायरेक्ट डेटा को ऐड करवा दिया, उसूलन ये चीज गलत है। प्रोफेशनली फिर आगे चल के हम एक्चुअली पहले इफ की कंडीशन लगा के वैलिडेट जरूर करते हैं, तो ये चीज याद रखिएगा। आगे अभी चल के जब हम इफ एल्स पे प्रॉपरली आएंगे तो थोड़ा सा इस चीज के ऊपर हम बात करेंगे। तो डेटा वैलिडेशन का उसूल ये होता है कि यार डेटा इंसर्ट करने से पहले चेक करो पहला डेटा सही आ भी रहा है नहीं आ रहा। हमने कहा ईमेल एड्रेस दो, उसने ईमेल एड्रेस की जगह पे कुछ और लिख दिया। हमने कहा ईमेल एड्रेस में जीमेल का अकाउंट हो, हॉटमेल का हो, उसने कोई XYZ तीसरा अकाउंट दे दिया। डमी अकाउंट बनाने अक्सर होता है ना, abc@abc.com कर दिया। अब एबीसी तो कुछ भी नहीं है, हमें पता है कि एबीसी कुछ कोई डोमेन नहीं है, तो हम वहीं पे वैलिडेट कर लें कि यार योर डेटा इज इनकरेक्ट। ये वैलिडेशन का एक और पार्ट होता है। फिर जब मैं अगर ईमेल सही है तो मैं डेटाबेस में इंसर्ट करने से पहले उसको वैलिडेट कर दूं, तो वो चीज हम यहाँ पे जरूर करेंगे। आगे चल के कुछ एग्जांपल्स हैं, इफ एल्स थोड़ा सा करेंगे, इफ एल्स में डेटा वैलिडेशन का पार्ट मेरे पास है। तो ये एक ध्यान में रखना कि हम जब भी डेटा ऐड करते हैं, अच्छा ये ऐड या अपडेट या इंसर्ट सिर्फ डिक्शनरी के लिए नहीं है, बाकी लिस्टों के लिए, बाकी डेटा स्ट्रक्चर के लिए भी सेम रूल अप्लाई होता है। तो ये एक मेथड था डेटा ऐड करने का। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास अपडेट की क्वेरी फिर आ गई। जैसे इंसर्ट और जैसे चेंज करना और ऐड करना सेम सिंटेक्स है। अगर की मौजूद है तो वो उसको अपडेट कर देगा, चेंज कर देगा वैल्यू। अगर की मौजूद नहीं है तो वो ऐड कर देगा। इसी तरह अपडेट का मेथड भी पहले हम पढ़कर आए कि यार किसी भी की वैल्यू को तब्दील करना है, चेंज करना है, तो अपडेट का बाय डिफॉल्ट मेथड मौजूद है। इसीलिए हम चेंज लफ्ज यूज कर रहे हैं और अपडेट यूज कर रहे हैं पाइथन की जबान में। बात वैसे दोनों में एक ही है, चेंज करना वैल्यू या वैल्यू अपडेट करना बात एक ही है,
लेकिन पाइथन की जबान में चेंज का मतलब मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख के की लिख के इज इक्वल्स टू वैल्यू दे रहा हूं। ये हम चेंज का ऑपरेशन कह रहे हैं। अपडेट की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं मेथड यूज कर रहा हूं, क्योंकि अपडेट का उसने भाईजान ने अलग मेथड दिया हुआ है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे दो लफ्ज यूज किए गए, चेंज, अपडेट। तो अपडेट करके आप की को अपडेट भी कर सकते हो, सेम मेथड यूज होगा, और आप उसी तरीके से राउंड ब्रैकेट्स दिए, फिर उसके अंदर हमने करली ब्रैकेट्स ऐड कर दिए, करली ब्रैकेट्स के अंदर हमने की बताई, कॉलन वैल्यू बताई। क्योंकि अपडेट का मेथड है, वो फिर लिस्ट में जाएगा, डिक्शनरी में सॉरी जाएगा, इस की को ढूंढेगा। अगर की मौजूद है तो ये की को अपडेट कर देगा, अगर की मौजूद नहीं है तो उसको इंसर्ट कर देगा। ये इसका भी गेम वैसा ही। तो अगर इफ द की ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी तो वो डेटा अपडेट हो जाएगा, अगर वो डज नॉट एग्जिस्ट है तो उसको नया ऐड कर देगा। अगेन फिर यहां भी वही चीज का थोड़ा मैं ख्याल रखना है। डेटा को वैलिडेट हम करते हैं कि यार मैं जो डेटा इंसर्ट करने जा रहा हूं वो पहले से मौजूद तो नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी डुप्लीकेट कीज नहीं आती। इस चीज का हमें ख्याल रखना होता है। अगर यूजर पहले से मौजूद है, वो रिकॉर्ड पहले से, वो की पहले से मौजूद है, तो वो उसको अपडेट कर देगा। अगर की मौजूद नहीं है तो अपडेट मेथड एक्चुअली डेटा इंसर्ट कर देगा। तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि मैं डेटा इंसर्ट करवा रहा हूं या अपडेट करा रहा हूं, क्योंकि दोनों तरीकों से दोनों चीजें हो जाती हैं और एरर नहीं आता। अब यहाँ पे उसूलन एरर आना चाहिए हमें, ठीक है, क्या डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट, आई कैन नॉट ओवरराइड इट, लेकिन यहाँ पे वो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसने सिंप्लीफाई कर दिया ना यार, आप अपने हिसाब से देख लो जो आपको करना चाह रहे हो। तो फिर हमें यहाँ पे वैलिडेशन मैन्युअली करनी पड़ती है, तो इसीलिए वैलिडेशन का मैंने यहाँ पे जिक्र किया कि इन लॉन्ग टर्म व्हेन वी इंसर्ट और अपडेट रिकॉर्ड्स, तो हमें डेटा वैलिडेट करना लाजमी हो जाता है। वो पार्ट फिर हम मैन्युअली करते हैं। तो वो हमने की के कुछ मेथड्स ऑलरेडी पढ़कर आए कि क्या ये की मौजूद है या नहीं है। सिर्फ की को हम चेक कर सकते हैं, कीज का फंक्शन पढ़ा, ताकि वैलिडेट करें कि ये की अगर मौजूद है तो फिर मैं कुछ और करूं, फिर मैं अपडेट नहीं करूं, इंसर्ट करूं। अगर मुझे की इंसर्ट करनी है तो मैं यूजर को मैसेज दे दूं कि यार ये की तो ऑलरेडी मौजूद है भाई, की चेंज करो, ठीक है। फिर रिमूविंग आइटम, रिमूविंग जिस तरह से हम डाल सकते हैं ऐसे डेटा को निकालना भी हमारे लिए जरूरी है। तो रिमूव करने के लिए हमारे पास एक मेथड आ जाता है पॉप का, ठीक। पॉप का वो ऐसा ही मेथड है कि हमने एक डिक्शनरी डिक्लेयर की, उसको हमने कह दिया यार पॉप कर दो मॉडल। पॉप का मतलब क्या हुआ, डेटा को इस डिक्शनरी में से पॉप करके निकाल दो। पॉप का मतलब हुआ कि डेटा को इस डिक्शनरी में से पॉप करके निकाल दो। हमने कह दिया अच्छा, तो जब आप इसको प्रिंट कराओगे तो अभी पहला आइटम ब्रैंडफोर्ड वो ही रहा, दूसरा आइटम ईयर एंड 1964। क्योंकि मैंने उसको की बताई है तो डेटा चला गया, वो की पूरी की पूरी उड़ा दी, की गई तो उसकी वैल्यू भी हमारे पास चली गई। तो डिक्शनरी में से डेटा इंसर्ट करना, अपडेट करना भी सेम, डिलीट करना है तो उसके लिए भाईया ने एक मेथड दे दिया पॉप का। अब रिमेंबर हमारे पास एक रिमूव का भी मेथड था, एक डिस्कार्ड का भी मेथड था दूसरे में, यहाँ पे वो मेथड नहीं है, यहाँ पे पॉप का मेथड है। तो थोड़े से मेथड के नाम जो है ना जहन में होना लाजमी। पॉप का मेथड हमारे डेटा को बड़े आराम से उड़ा देगा, सिंपल एज दैट। अच्छा, पॉप के लिए भी हम डेटा वैलिडेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप डिक्शनरी पे काम कर रहे हो, डेटा स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हो, अज्यूमिंगली ये डेटाबेस इसका इंटरनल डेटाबेस हम कहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर है। तो डेटा डिलीट करने से पहले मैं उसको वैलिडेट करूंगा, मैं वैलिडेट करना चाह रहा हूं कि भाई ये है नहीं है, तो यहां भी हम वैलिडेट करेंगे कि पहले पॉप करने से पहले क्या वो की वहां पे एग्जिस्ट करती है भी नहीं करती। हो सकता है गलती हो गई हो, मैंने यूजर से पूछा है कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है, कौन सी पिक्चर आपने डिलीट करनी है, तो जो यूजर मुझे दे रहा है मैंने जाके सिस्टम में चेक जरूर करूंगा कि यार ये जो चीज वो डिलीट करवाना चाह रहा है इस डेटा इसमें से क्या पहले वो मौजूद है या नहीं है। मौजूद है तो फिर उसको इंटर डिलीट कर दो, नहीं है मौजूद तो यूजर को मैसेज दे दो यार ये तो की जो आप बता रहे हो दिस की डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ भी वैलिडेशन का पार्ट आ जाता है। जब हम वेब पढ़ते हैं तो जावास्क्रिप्ट का प्राइमरीली मकसद यही था कि डेटा को क्लाइंट साइड के ऊपर वैलिडेट किया जाए, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का इनिशियल जो मेजर यूजेस में आता था वो डायनामिक कैपेबिलिटीज ऐड करना कि क्लाइंट के एंड पे डेटा को वैलिडेट करके वहीं पे डिसीजन मेकिंग करें, ताकि डेटा सर्वर पे जाके वैलिडेट ना हो। तो पासवर्ड की जो हम एरर आते हैं शुरू में ना कि पासवर्ड मस्ट बी 8 कैरेक्टर्स फॉर एग्जांपल, ईमेल एड्रेस इज इनकरेक्ट, तो वो क्लाइंट के ऊपर ही जावास्क्रिप्ट के थ्रू डेटा वैलिडेशन करके एरर दे देते हैं। फिर ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट बढ़ते बढ़ते बहुत आगे निकल गई, बट उसका वन ऑफ द इनिशियल मेजर पर्पस यही था
कि हम डेटा को वैलिडेट करें क्लाइंट साइड के ऊपर, ताकि डेटा को सर्वर पे भेजना मुझे ना पड़े। खैर, इसी तरीके से तो वैलिडेशन का पार्ट हमारे पास रहता है। आगे बढ़ते हुए आ जाते हैं पॉप आइटम मेथड। ये एक और मेथड है जो लास्ट आइटम आपकी लिस्ट के अंदर या डिक्शनरी के अंदर होगा उसको उड़ा देगा। एक अपने तर्ज पर ये दिया गया है कि जो मैंने सिस्टम में आखिरी डेटा था ना उसको उड़ा देगा। अच्छा, इससे पहले जो 3.7 या उससे पुराने वर्जन्स थे उसमें ये मेथड मौजूद था पॉप आइटम, और वो रैंडम एक आइटम उड़ा देता था। मतलब ऐसे ही लिस्ट बनाया, पॉप आइटम किया, कोई बीच में से डेटा उड़ गया, कौन सा गया सामने नहीं पता। बहरहाल अब इन्होंने इज्जत कर दी, यार रैंडम नहीं करो। 3.7 के बाद अब जो आई थिंक लेटेस्ट वर्जन हम यूज कर रहे हैं उसमें लास्ट इंसर्टेड आइटम आ जाएगा। लास्ट का मतलब ये कि इस पूरी लिस्ट में आखिरी जो आइटम मेरे पास ऐड किया हुआ है वो ईयर है। तो जब मैं दिस डॉट डिक्शनरी पॉप आइटम करूंगा तो वो लास्ट वाला जो रिकॉर्ड होगा वो डिलीट हो जाएगा और शुरू के दो हमारे पास यहां पर रहेंगे। ठीक है, तो ये एक और मेथड है। अब इसका यूजेबिलिटी क्या है वो अभी मुझे भी इतना नहीं आइडिया, बट ये मेथड मौजूद है तो उसको हम यूज करते हैं। समटाइम्स लास्ट इंसर्टेड रिकॉर्ड डिलीट करना है कि आखिरी जो रिकॉर्ड हमने दिया था वो डिलीट करते हैं, और मे बी हम गेम बना रहे हैं या एप्लीकेशन ऐसी है जिसमें आखिर से डेटा हम डिलीट करते जाएं, डिलीट करते जाएं, डिलीट करते जाएं, तो वो मेक्स थिंग्स मोर इजी। ओके, तो इन सर्टेन सिनेरियोज अगर ऐसी नौबत आ रही है कि हमें एप्लीकेशन में लास्ट रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है तो फिर हम उसको जो है इस मेथड के थ्रू आखिरी रिकॉर्ड जो इंसर्ट किया हुआ उसको हम डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह से डिलीट कीवर्ड बजाते खुद भी मौजूद है। तो डिलीट कीवर्ड जो होगा वो स्पेसिफाइड की हमारे पास रिमूव कर देगा। पॉप भी मौजूद है, अब उसने एक और वर्ड यूज कर दिया, उसने कहा यार डिलीट कीवर्ड यूज करो। अब यहाँ पे डिलीट एज अ कीवर्ड यूज किया गया है, मेथड नहीं है। कीवर्ड का मतलब ये कि इसका जो यूज का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। पाइथन में इस तरह के बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, आगे चल के हम अभी और एक्सप्लोर होते रहेंगे। एक ये समझो हम पहला कीवर्ड अब डिस्कस कर रहे हैं डिलीट का। इसको यूज करने का तरीका ये कि हमने कीवर्ड लिखा और हमने उसको कह दिया भाईजान इस डिक्शनरी के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने की दे दी। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक कीवर्ड है जो स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। इसका काम करने का तरीकाकार ये है कि हमने डिक्शनरी का डिलीट का कीवर्ड लिखा, स्पेस दिया, और इसको हमने दिस डॉट डिक्शनरी की वो की बता दी, यार इस वाली की को तुमने डिलीट कर दो। तो ये मेथड से अलग है। ये कीवर्ड्स लाइक एन ऑपरेशनल कीवर्ड्स के तौर पे काम करते हैं, ऑपरेशनल फंक्शंस के तौर पे काम करते हैं, डायरेक्टली एज अ टूल के तौर पे रादर देन वर्किंग एज अ फंक्शन और एज अ मेथड। ठीक है, तो ये हमारे पास उस पर्टिकुलर की को यहां से डिलीट कर देगा। तो ये भी एक मेथड मौजूद है, और इस तरह से और भी बहुत सारे कीवर्ड्स आते हैं जो एक ऑपरेशनल टूल किट की तरह काम करते हैं, डायरेक्ट ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे दिस डिलीट जो डिक्शनरी है, स्क्वायर ब्रैकेट्स और मॉडल का नाम। तो ये हमारे पास उस पर्टिकुलर जो की होगी वो की वहां से उड़ा देगा। तो जब आप इसको प्रिंट करोगे तो वो मॉडल वहां से गायब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसका एक्चुअल काम जो था वो पूरी की पूरी डिक्शनरी डिलीट करना है। ठीक है, अगर आप सिर्फ लिख दोगे डिलीट और डिक्शनरी का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट्स और आगे कोई वैल्यू नहीं दी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कीवर्ड ऑपरेशनल कीवर्ड है ये आपकी पूरी डिक्शनरी उड़ा देगा। ठीक, ये आपकी पूरी डिक्शनरी उड़ा देगा। तो वो वेरिएबल हमारे पास, वो डेटा वो वेरिएबल मेमोरी में से ही डिलीट हो गया। अब अगर आप उसको प्रिंट कराने गए, प्रिंट दिस डॉट डिक्शनरी, तो वो हमारे पास एरर जनरेट करेगा सिस्टम में कि यार जो चीज आप प्रिंट कराना चाह रहे हो वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो डिलीट इज अ पावरफुल ऑपरेशनल कीवर्ड। इस फंक्शन नहीं है, इट बिहेव्स लाइक अ फंक्शन, बट इसको हम वैल्यू स्पेस के बाद देते हैं। अगर आपने उसको की दी तो वो की उड़ा देगा, अगर सिर्फ डिक्शनरी दी तो पूरी के पूरी डिक्शनरी वेरिएबल उसके अंदर जितना डेटा था वो सारा सारा डिलीट कर देगा। और अगर आप उसको एक्सेस करने गए तो एरर दे देगा कि यार ये जो नेम एरर है ये इस सिस्टम में मौजूद ही नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है। मींस उसने पूरा उसको एक्चुअल में डिलीट कर दिया मेमोरी में से। पावरफुल भी है, अच्छा भी है, और समटाइम्स डेंजरस भी है। ओके, सो बी वेयर ऑफ यूजिंग डिलीट। अगर सिर्फ डिलीट और वेरिएबल दिया पूरा डेटा आपका डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से क्लियर मेथड भी है।
ये क्लियर मेथड पहले भी हमने डिस्कस किया था बाकी डेटा सेट्स के अंदर भी। ये आपके डिक्शनरी को क्लियर कर देगा, इसके अंदर जितना डेटा था वो क्लियर कर देगा और एक एम्प्टी डिक्शनरी बना देगा। ठीक है, तो जो हमने डिक्शनरी, क्योंकि मेथड है क्लियर, ब्रैकेट्स दे दिया, यार इस मैंने डिक्शनरी में अंदर जो भी डेटा डाला था वो क्लियर कर दो। अब इसको हम गेम के तौर पे भी ले सकते हैं, गेम के अंदर पॉइंट्स के तौर पे ले सकते हैं, वैल्यूज आ जाती हैं, डेटा सेट टेम्पररी आ जाता है। क्लियर का मेथड बहुत जगह यूज होता है कि जब मैं डिक्शनरी को एक टेम्पररी मेमोरी के तौर पे यूज कर रहा हूँ अपनी कोडिंग के अंदर, और उसमें मैं डेटा टेम्पररी तौर पे इंसर्ट करके रखता जा रहा हूँ, तो क्लियर मेथड से मैं उसके डेटा को जब ऑपरेशन कंप्लीट हुआ तब मैं क्लियर कर दूंगा, ताकि मेमोरी मेरी सिस्टम की क्लियर हो जाए और फिर नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट गेम, नेक्स्ट लेवल के लिए मैं दोबारा उस वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकूं। तो ये चंद एक मेथड्स थे, कुछ ऑपरेशंस थे जो हम उस पे डिक्शनरीज पे परफॉर्म करते हैं। अब आ जाते हैं कुछ एग्जांपल्स के ऊपर। ठीक है, तो एज पास प्रैक्टिस कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ रियल वर्ल्ड सिनेरियोज हमने निकाले, उनके ऊपर हमने स्मॉल प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं। तो पहला प्रोग्राम हमारे पास है एक्सेसिंग स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम अ कस्टमर डेटा सेट। ठीक है, अब ये अगेन एक स्पेसिफिक सिनेरियो है। सिनेरियो ये कि you have a data set of a customer information stored as a dictionary. You need to access specific customer details. ठीक, अब ये वही पैटर्न है जो मैंने लैब मैनुअल्स के अंदर भी डाले हैं क्वेश्चंस, स्लाइड्स के अंदर भी इस तरह से क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चंस का लैंग्वेज और पैटर्न जरा नोट करके रखना, एग्जाम में भी एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस देने का मकसद ये कि एग्जाम में भी थोड़ा सा मैं आगे चल के और इलेबोरेटिव और इसमें एसआरएस के तौर पे थोड़ी रिक्वायरमेंट्स हम ऐड करते जाएंगे, स्पेशली जब मैं इफ एल्स, लूप्स और थोड़ा कंडीशनल्स पे आ जाऊं, ताकि हम मेन लॉजिकल डिसीजन मेकिंग पे आए, तो फिर प्रोग्राम हमारे कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। तो वहां पे भी फिर क्वेश्चन में इसी तरीके से दूंगा कि यार एक ये सिचुएशन है, ये सिनारियो है, उसकी रिक्वायरमेंट्स बता देंगे। एग्जाम के अंदर भी ये पैटर्न आएगा, ताकि थोड़ा आपके पास क्लियर हो जाए। ये सिंपल से हमने दे दिया। अभी इसमें मैंने रिक्वायरमेंट्स नहीं दी कि यार कौन सा डेटा, यार कोई एक डेटा मुझे स्पेसिफिकली निकाल के दो। निकाल, ठीक है, तो हमारे पास अज्यूमिंगली हमने एक डिक्शनरी डेटा सेट बनाई कस्टमर डेटा करके। उसमें आ गया कस्टमर आईडी 101, कस्टमर नेम एलिस जॉनसन, कस्टमर एज 30 आ गई, कस्टमर की ईमेल एड्रेस आ गई, उसकी परचेज हिस्ट्री में हमने एक और लिस्ट डाल दी। ठीक है, तो हमने डिक्शनरी के अंदर बजाय में स्टैंडर्ड डेटा डालने के मैंने की दिया, और अब जब भी ये की मैं कॉल करूंगा तो इस की के बिहाफ पे पूरी की पूरी लिस्ट रिटर्न हो जाएगी। फिर इस लिस्ट के ऊपर मैं तमाम लिस्ट के ऑपरेशंस जो हम पढ़कर आए वो अप्लाई होंगे। तो इस लिस्ट के ऊपर तमाम के तमाम लिस्ट वाले ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। ठीक है, तो इसको हम नेस्टेड स्ट्रक्चर, नेस्टेड डेटा स्ट्रक्चर, नेस्टेड एरेज भी कहते हैं। अब हमें बेसिक स्पेसिफिक डेटा चाहिए, तो हम कॉल करेंगे कस्टमर इज इक्वल्स टू कस्टमर डेटा, वेरिएबल नेम उठाया, इज इक्वल्स टू सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट्स डेटा दे दिया। तो ये हमारे पास की आ गई, इस की को बुलाया, तो जो की हमारे पास नेम होगी वो नेम उसका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, और कस्टमर नेम आ गया यहाँ पे। फिर मैंने कहा यार कस्टमर डॉट डेटा डॉट गेट ईमेल, ये दोनों तरीके हमने देखे थे डेटा को रीड करने के। आप की बुलाओगे तब भी डेटा रीड होकर आ जाएगा, आप गेट मेथड यूज करोगे तब भी डेटा रीड होकर आ जाएगा। यहाँ पे दोनों यूज किए हुए बात को समझाने के गरज से, आप कोई एक यूज करो या वो भी सही है, दोनों करो तब वो भी सही है। बेसिकली दोनों में डेटा रिटर्न कर रहे हैं, हमने दोनों का डेटा वेरिएबल में स्टोर किया और फिर वेरिएबल में डेटा वो प्रिंट कर दिया। मैं चाहूं तो ये डायरेक्टली कस्टमर डेटा यहां पे लिख दूंगा तब भी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, कस्टमर डेटा डॉट गेट ईमेल करके वो यहां पे लिख दूं ये वाली लाइन, तब भी डेटा प्रिंट हो जाएगी। लेकिन आइडिया ये कि मैंने वो डेटा उठाया, एक और वेरिएबल में स्टोर किया और फिर वो वेरिएबल हमने यहाँ पे कॉल किया। सही है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि यार हमने डेटा को प्रोसेस किया। फिर जब आप इसको प्रिंट करोगे तो वो कस्टमर नेम और उसकी ईमेल एड्रेस मखसूसन हमने अलग से प्रिंट करा। ओके, इसी तरीके से एक और प्रोग्राम है, यहां पे अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपडेट मंथली सेल्स डेटा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ट्रैकिंग करी जा रही है मंथली सेल्स रेवेन्यू की, और हमें उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन जो है ना स्पेसिफिक मंथ की तब्दील करनी है। मैंने कह दिया अच्छा, उसके लिए हमने क्या किया कि हमने एक डिक्शनरी बनाई, उसमें हमने सेल्स ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज जनवरी में कितनी हुई, फरवरी में कितनी हुई,
मार्च में कितनी हुई, अप्रैल में कितनी हुई, ये 4 चीजें हमने डेटा सेट उसमें डाल दिया। एग्जाम में मेरा जो यूजुअली पैटर्न रहता है, समटाइम्स ये डेटा सेट में प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर ये मैं क्वेश्चन में क्लियर लूंगा कि मुझे डेटा किस तरह का चाहिए, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि यही डेटा, उस पर मुझे ऑपरेशंस कौन से करने, तो मेरे लिए फिर चेक करना और समझना भी आसान हो जाता है। तो ये 2 सिनेरियोज यूजुअली एग्जाम में आते हैं कि क्वेश्चन दे दिया और फिर उसके साथ मैं डेटा सेट भी दे दिया, यार ये डेटा सेट है, इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करो, तो वो फिर मेथड्स और तरीकेकार कौन सा होगा वो आपने करना। या फिर मैं डेटा सेट का दूंगा नहीं, लेकिन जो सिनेरियो है उसमें एक्स्ट्रा 2 लाइनें होंगी कि यार इस तरह का डेटा होगा, ताकि मैं देखूं कि आप वो डेटा खुद भी बना सकते हो नहीं बना सकते, तो वो क्वेश्चन के स्पेसिफिक आ जाएगा। सो होपफुली विल ट्राई टू एक इजी बना के रखेंगे, ज्यादा मुश्किल आएगा नहीं। सैंपल पेपर बाद में है इरादा कि आपके साथ एक शेयर कर दिया जाएगा। बहरहाल, तो अब मुझे डेटा सेट चेंज करना था, तो मंथली सेल्स वाले वेरिएबल में हम चले गए, मार्च दे दिया जो डेटा मुझे चेंज करना था, हमने कह दिया सही है भाई मार्च आ गया। अब हमें क्या करना है, हमने कह दिया यार उस मार्च में जाके जो वैल्यू है वो तब्दील कर दो। अब हमने अभी पढ़कर आया क्या, डेटा सेट में वैल्यू जब तब्दील करनी है तो मैं डायरेक्टली की को पुकारूंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ, इज इक्वल्स टू उसकी वैल्यू दी तो डेटा चेंज हो जाएगा। दूसरा तरीका अपडेट का मेथड है, आप अपडेट का मेथड कॉल करोगे तब भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक। तो दोनों तरीकों से आप कर सकते हो, दोनों तरीके वैलिड हैं। एग्जाम में अगर मैंने पूछा कि अपडेट मेथड के थ्रू ये चीज करो, तो फिर अपडेट मेथड के थ्रू करना पड़ेगा। अगर मैंने कहा डेटा चेंज करना है तो अब आपके ऊपर, आप ऐसे भी करो, उम्मूमन हम ओपन छोड़ते हैं, इतना स्पेसिफिकली नहीं पूछा जाता, ठीक है। दोनों तरीके सही हैं, कोई आप जिस तरीके से भी अप्लाई करना चाहो। उसके बाद फिर इसकी हमने वैल्यू प्रिंट कर दी, तो ये चीजें प्रिंट हो गई, ठीक। अगेन, अब तक के प्रोग्राम्स जो हमने किए हैं बहुत सिंपल से हैं, उसकी ये कि हमने अभी तक मेजर कंडीशंस और कुछ चीजें नहीं की हैं, तो फिलहाल सिर्फ उसके ऑपरेशनल एक्टिविटीज हम समझ रहे हैं। यार उसका जो मेरी समझ में आ रही है ना चीजें, बल्कि आगे चल के तो और भी कंफ्यूजिंग कुछ कुछ जगह पे हो जाता है, बिकॉज पाइथन एक ओपन सोर्स है ना, तो उसको उसकी जो एपीआई स्ट्रक्चर है डेवलप बहुत लोग कर रहे हैं, और वक्तन वक्तन जैसे वर्जन में हमने कहा ना, पुराने वर्जन में कुछ और हो रहा था, नए वर्जन में कुछ और कर दिया टीम, तो वो चेंजेस करते रहते हैं। तो और काफी अरसे से प्रोग्रामिंग चल रही है, आई थिंक ये 92 94 की शायद है, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, पर उस 90s के दौर से पाइथन चलती आ रही है, फिर उसमें मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन, तो कुछ जो डायरेक्ट चेंजेस है ना, वो स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर के रूल्स के तहत है कि की को बुलाओ स्क्वायर ब्रैकेट्स में, उसकी वैल्यू चेंज करो। तो ये क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर का एक रूल है ना, और ये तमाम लैंग्वेजेस में कॉमन है, तो वो रूल उन्होंने एज इट इज रखा हुआ है। फिर कुछ उसमें ओपन सोर्स में कुछ डेवलपर्स ने स्पेसिफिक मेथड्स भी इन्वेंट कर दिए, अलग से तरीके भी इन्वेंट कर दिए, ठीक है, तो वो भी इन्होंने दिया। इस वजह से उसमें कुछ चीजों ऑपरेशन करने के मल्टीपल तरीके, मल्टीपल मेथड्स हमारे पास इन अदर वर्ड्स मौजूद है, ठीक है। मेरे जो समझ में आ रहा है कि यही आंसर हो सकता है कि सर कोई और टेक्निकल हो, लेकिन मेरे जो जहन में यही है कि यार ये प्राइमरीली वजह यही है कि एक तो पुरानी लैंग्वेज है, इनिशियली डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए डेटा स्ट्रक्चर रूल्स के तहत डायरेक्ट किया हुआ है, फिर जैसे जैसे ओपन सोर्स डेवलप होती गई, कोड डेवलप होते जा रहे हैं, तो उन्होंने मेथड्स इंट्रोड्यूस करा दिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट मौजूद है वहां पे, फिर हम ऊप के फंक्शंस मेथड्स के थ्रू ज्यादा काम करते हैं, तो बजाय वो कह रहे हैं डायरेक्ट करो, अब आप मेथड के थ्रू काम करो, फंक्शन के थ्रू सॉरी काम करो, तो ये एक सेंस में मेरा आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तीसरा नंबर प्रोग्राम, अब ये कह रहा है कि यार एडिंग न्यू डेटा इन अ प्रोडक्ट इन्वेंटरी, तो सिनेरियो ये है कि यू आर मैनेजिंग एन इन्वेंटरी सिस्टम एंड यू नीड टू ऐड अ न्यू प्रोडक्ट टू अ डेटाबेस, ठीक है। तो अभी बहुत सिंपल, मेरे पास एक इन्वेंटरी सिस्टम है, उसमें मुझे नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है और फिलहाल कोई टेंशन नहीं लेनी, तो हम आ गए यहाँ पे, हमने डिक्शनरी बनाई, इन्वेंटरी इज इक्वल्स टू ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, मैंने कह दिया भाईजान लैपटॉप कॉलन 50, स्मार्टफोन कॉलन वैल्यू, टैबलेट कॉलन वैल्यू, ये की बना, ये उसकी वैल्यू, कॉमा की बना, उसकी वैल्यू, कॉमा की बना, वैल्यू, लास्ट वैल्यू है, कोई कॉमा नहीं आएगा, ठीक है। इन्वेंटरी सिस्टम में एडिंग डेटा करना है, तो हमें पता है कि ऐड करने का भी स्टैंडर्ड तरीका वही है जो अभी हम चेंज का करके आए थे, ठीक। हमें पता है कि इंसर्ट का भी, ऐड करने का भी रिकॉर्ड जो है वह डेटा वही है, डेटा को ऐड करने का भी तरीका वही है,
जो अपडेट करने का। तो मैंने इन्वेंट्री कॉल की, हमने की बताई और वैल्यू दे दी। अगर ये की इसमें मौजूद होगी तो ये उसको अपडेट कर देगा, अगर की मौजूद नहीं होगी तो उसको वो इंसर्ट कर देगा। अब यहां पे लफ्ज हम इंसर्ट नहीं कर यूज कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। उमूमन इंग्लिश की प्रोग्रामिंग में इंसर्ट का मतलब स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे वर्ड यूज किया गया ऐड का या समटाइम्स अपेंड का। अपेंड का मतलब होता है आखिर में कोई डेटा डालना, ठीक। इंसर्ट का मतलब किसी मखसूस जगह पे डालना। ये हार्ड एंड फास्ट लैंग्वेज रूल्स नहीं है, ये सिंपली प्रोग्रामेटिकली थोड़ा सा चीजों को हम एक्सप्लिसिटली इलेबोरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये तमाम लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं। इंसर्ट करना, ऐड करना, अपडेट करना, तीनों में हम कहें कि क्या फर्क है, एक ही लफ्ज है, अलग अलग है। इसीलिए थोड़ा सा प्रोग्रामेटिकली अप्रोच दिखी गई है। इंसर्ट को हम कहते हैं मखसूस जगह पे मखसूस इंडेक्स नंबर पे डेटा को इंसर्ट करना। अपेंड का मतलब ये हुआ हमेशा लिस्ट की या डेटा के आखिर में नहीं एक और चीज अपेंड कर देना, ठीक है। ऐड यहां पे इसीलिए कहा गया क्योंकि यहां पे इंडेक्स नंबर नहीं है। इंसर्ट ऐड का इसीलिए फंक्शन यहां पे डाला गया, यही चीज पे सेट्स के अंदर भी वर्ड यूज किया गया। तो यहां पे हमने सिंपली वो चीज ऐड कर दी, वो इन्वेंट्री में डेटा ऐड हो गया। जब आप प्रिंट कराओगे तो वो स्मार्ट वॉच वाली वैल्यू अब आपके डेटा में प्रिंट होकर आ गई, ठीक। तो तीन सिंपल ऑपरेशंस थे, हमने सिर्फ क्वेश्चंस ऐसे कर दिए, यार ये डेटा इंसर्ट करना है, अब इन्वेंट्री में ये चीज करनी है, फला चीज में ये करना है। तो सिनेरियो बेस्ड थोड़ा सा वैल्यूज हमने अपडेट कर दी, ठीक। यहां तक बात समझ में आई? हाँ, वंडरफुल, ठीक। ये कल का इतना टॉपिक था, आज हमने उसको एक्सटेंड करके कंप्लीट किया। इसी तरह से कल जो है वो कुछ डिक्शनरीज का और एक दो ऑपरेशंस हमारे पास रहते हैं, जिसमें डिक्शनरीज को लूप करना, उसके एडिशनल कुछ मेथड्स हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर एक दो प्रोसेसिंग है, वो हम करेंगे। ओके, बस तो आज के मैं